बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। इसने बहुत चालाकी से काम लेते हुए डॉक्टर सादक को अपनी राह से हटा दिया था। मैं सोच भी नहीं सका था कि शुभराज अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पलटकर इस पर वार कर गुजरेगा। इस अहम गवाह पर हाथ डालने की उम्मीदें खाक में मिल चुकी थीं और वहां जाने वाले आईबी के आदमियों को बेनीलो मराम लौट आना था। वो कठिन हालात में गिरा हुआ होने के बावजूद मुझे बार बार हैरान किए दे रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़ाई का इख्तिताम कहाँ होगा। अब तक मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया वो तुम्हारे सामने है। अपनी नाजेबा हरकतों का तुम खुद एतराफ कर रहे हो। अब सिर्फ एक ही रास्ता बाकी रह गया है। तुम हीलों और बहानों से मुझसे मिलने से कतराते रहे हो। अब ये ड्रामा खत्म होना चाहिए। अगर तुम्हें मुझ पर एतमाद है और तुम अपना खोया हुआ वकार बहाल करना चाहते हो तो अब तुमको मेरे सामने आना होगा। मैंने इनकार नहीं किया। ये मेरा वादा है कि मुनासिब वक्त पर मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। मेरी दानिश में वो वक्त आ चुका है। आज का सूरज तुलू होने के बाद तुम्हें मुझसे मिलना होगा, वरना हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे। ये मुमकिन नहीं है। कराची में हालात अच्छे रुख पर नहीं जा रहे। मैं फौरी तौर पर एक सफर पर निकलने का इरादा कर चुका हूँ। वापसी पर तुमसे जरूर मुलाकात होगी। आखिरकार मेरे अंदेशे दुरुस्त साबित हो रहे हैं। इसके साथ अपनी गुफ्तगू को काबू में रखकर मैंने एक कामयाबी हासिल कर ली थी और ये बात सामने आ गई थी कि वो कराची से फरार होने की फिक्र में था। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुर्शी से सवाल किया। मैं इस पर यह जाहिर करना चाह रहा था कि इसके सफर पर जाने की खबर मेरे लिए जरा भी अहम नहीं थी। इस वक्त कुछ भी मेरे इख्तियार में नहीं है। जिधर राह मिली इधर निकल जाऊंगा। मुल्क छोड़कर भाग रहे हो? इस बार मैंने गहरे तंज से पूछा। मुल्क छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? इसकी हजरत ज़दा आवाज आई। यहाँ की मट्टी से जो कुछ कमाया था वो यहीं खा कर दिया। यहाँ रहना शायद मेरा मुकद्दर बन चुका है। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में मेरा नाम आ जाने के बाद मेरे बाहर जाने की राहें मसदूद हो चुकी हैं। शुमाल बहुत खूबसूरत है। मैं किसी गुमनाम गांव में कुछ दिन गुजारूंगा। जब गर्द बैठ जाएगी तो खामोशी से लौट आऊंगा। मेरा दिल कह रहा था कि वो झूठ बोल रहा था, लेकिन मैं इसे चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं था। वो इतना भोला भाला नहीं था कि मुल्क से निकलने के दूसरे रास्तों से बेखबर होता। मैं तुम्हें कल तक का वक्त दे चुका हूँ। तुमने ये वक्त गुजार दिया तो फिर मैं खुद तुम्हारी तलाश में निकलूंगा। इसके बाद हमारा सामना किसी और अंदाज में होगा। तुम जज्बाती हो रहे हो। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? कहने सुनने का वक्त गुजर गया। अब तुम्हें अपने अमल से अपनी नेक नीति साबित करना होगी। दूसरी सूरत में तुम मेरी मुखासमत मोल लोगे। मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा। मैं तुम्हारी कदर करता हूँ और आने वाले वक्त के लिए इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहता हूँ। इसकी आवाज बदस्तूर नरम और मसालहाना थी। गंदी सियासत इसके खून में शामिल हो चुकी थी। वो इस वक्त मुझ पर इसी के दाव आजमाने की कोशिश कर रहा था। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि इसे खुलकर बता दूं कि वो जिसे मेरा आदमी समझ रहा था वो मैं खुद था, लेकिन मेरे इस इंकशाफ से कोई फायदा हासिल होने की उम्मीद नहीं थी। इसके बरक्स ये इम्कान जाहिर था कि वो मुफाहमत का रवैया तर्क करके मुझसे किनारा कश हो जाता। मैं अपने तौर पर तुम तक पहुंचने में कामयाब ना हो सका तो हमारी पहली मुलाकात तुम्हारी मर्जी से होगी, मगर मेरी ये बात याद रखना कि डॉक्टर को मारकर तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। इस वक्त तुम्हें समझाना मुश्किल है। मैं किसी भले वक्त में तुमसे बात करूंगा। वो मेरी दूसरी कामयाबी थी। तलखो तुरश बातें हो जाने के बावजूद वो मुझे मुस्तकबिल में राब्ते की खबर दे रहा था। बाद की बातें बाद में देखी जाएंगी, मैंने सर्द मोहरी से कहा। इस वक्त के लिए इतना काफी है कि तुम अपनी मसलहतों के असीर हो, मुझसे तावन के तलबगार हो, लेकिन मेरे ऊपर मुकम्मल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारा दोगला रवैया मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। ऐसी बात नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम्हें असल गुस्सा इस बात पर है कि मैंने डॉक्टर को क्यों मार दिया। तुमने दूसरी बातों को भी इसके खून से मिला लिया है। छापे वाले दिन से मदन लाल और इसके बेटे का कोई पता नहीं है। कुछ नहीं
नहीं मालूम कि वो दोनों कहाँ हैं और किस अजाब से गुजर रहे हैं। डॉक्टर जिंदा रहता तो वो भी इन दोनों की तरह अचानक गायब हो जाता, किसी को पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया। ये सब अब हमारी मुलाकात पर ये सब बातें तय होंगी। मैंने इसकी बात काट कर सपाट लहजे में कहा, इस वक्त के लिए इतना ही काफी है। ज्यादा वजाहतें करके मुझे गुस्सा न दिलाओ वरना बात बढ़ जाएगी। गुस्सा उतर जाए तो मुझे फोन कर लेना वरना मैं खुद तुमसे बात करूंगा। इसका जवाब सुनकर मैंने फोन बंद कर दिया। ये बहुत बुरा हुआ। अव्वल खान इस्तरारी लहजे में बोला, सुबराज लोमड़ी की तरह चालाक है। इसने पहली फुर्सत में डॉक्टर को मार डाला। हर गद्दार का अंजाम इसी कदर इबरतनाक होता है। मैंने आहिस्ता आवाज में जवाब दिया, जल्द ही सोबराज भी मुकाफाते अमल से दो चार होगा। कुदरत इसे डील दे रही है। ये रस्सी ज्यादा दराज नहीं होने पाएगी। इसने खुद ही तुम्हें हर बात बता डाली। सुल्तान शाह ने हैरत का इजहार किया। इसमें बराबर का झूठ शामिल था। अपना दामन बचाए रखने के लिए इसने हर गुनाह मेरे साथ डालने की कोशिश की है। तुम्हें बता देना चाहिए था कि तुम इसके झूठ से वाकिफ हो, क्योंकि तुमने खुद वो गाड़ी डॉक्टर के घर पहुंचाई थी। ये मालूम होते ही सब रास्ते बंद हो जाते। अव्वल खान ने सुल्तान शाह से इख्तलाफ करते हुए कहा, डैनी ने बेखबरी जाहिर करके जो कामयाबियां हासिल की हैं वो नाकामी में बदल जाती। इससे टकराव बहुत आसान था। इसका नतीजा अच्छा न होता। तुम किन कामयाबियों का जिक्र कर रहे हो? सुल्तान शाह ने पूछा। शायद वो मेरी और सोबराज की बातों के रमोजो नकात को समझने में नाकाम रहा था। सबसे पहले मामला डॉक्टर सादक के कत्ल का है। वो ना बताता तो कल बल्कि थोड़ी देर बाद आईबी वाले डॉक्टर के कातिल की तलाश में अपना सर खपा रहे होते। ये बात समझ में आती है। सुल्तान शाह ने एतराफ किया। ये पता चल गया कि वो शहर छोड़ रहा है, लेकिन फिर भी डैनी से अपना राबता इस्तवार रखना चाहता है। ये छोटी कामयाबियां नहीं हैं। अव्वल खान इन बातों को अहमियत दे रहा था। वो नकात मेरी नजरों में भी थे, लेकिन मेरे लिए इनकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। बुनियादी बात ये थी कि सोबराज एक मर्तबा फिर हमारी दस्तरस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वो मुल्क के किसी दूर अफ्तादा शुमाली इलाके में पनाह लेता या मुल्क से बाहर निकल जाता। दोनों सूरतों में हमारे लिए इसका सुराग हासिल करना दुश्वार होता। अपनी तमाम तर मजबूरियों के बावजूद वो अपनी आजादी का कामयाबी से तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था। इस वक्त वो तस्वर मेरे लिए सुहाने रूह बना हुआ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इस रात के लिए कुछ बाकी नहीं रहा था। जो कुछ होना था वो हो चुका था। अव्वल खान ने तकरीबन वो पूरी रात हमारे साथ गुजारी थी। वो रवानगी के लिए उठा तो मैंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। इसकी कही हुई ये बात मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी कि वो सूरज तुलू होने से पहले कुछ देर की नींद लेने का ख्वाहां था। अब तुम कब तक शोक की हालत में बैठे रहोगे? कमरे में जाकर कुछ देर के लिए आराम कर लो। अव्वल खान के जाने के बाद सुल्तान शाह ने हमदर्दाना लहजे में कहा, मैं नाकामी का शोक मनाने का कायल नहीं हूँ। मुझे एक फोन का इंतजार है। मैंने सिगरेट का एक गहरा कश लेकर कहा, क्या सुबराज से कोई तवक्को कर रहे हो? इसकी नजरों में हैरत तैर गई। वो अब कई दिन के लिए गायब हो जाएगा। मुझे मेरी बात अधूरी रह गई क्योंकि फोन की घंटी बजने लगी थी। मेरी तवक्को के मुताबिक दूसरी तरफ से जलाल बोल रहा था। इसकी आवाज से परेशानी मतरशा थी। मेरे आदमियों को वहां पहुंचने में देर हो गई। ख्वाबगाह में डॉक्टर सादक की लाश पड़ी हुई मिली है। किसी ने इसे बिस्तर पर गला घोंटकर मारा है। तुम्हारे आदमियों ने हैरान कुन तेजी दिखाई है। मैंने इसे दिलासा दिया। ये और बात है कि हमारा हरीफ इनसे ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ है। तुम किस हरीफ की बात कर रहे हो? सुबराज तो वहाँ से निकल गया था। इसने वापस लौटकर डॉक्टर को ठिकाने लगाया है। वो समझ गया था कि डॉक्टर की वजह से इसके सितारे गर्दिश में आ सकते हैं। तुमने ये नतीजा कैसे अखज कर लिया? इसकी तजस्सुस अमेज आवाज आई। मैंने कोई नतीजा अखज नहीं किया। थोड़ी देर पहले मैंने सुबराज को फोन किया था। वो अभी तक इस गलत फहमी का शिकार है कि गाड़ी लेकर मेरा आदमी वहां गया था। अपने सच और झूठ के दरमियान उलझकर इसने बताया कि डॉक्टर को एजेंसियों की गिरफ्त से बचाने के लिए इसने इसे मार डाला। मुझे इसके एतराफ पर कोई शुबा नहीं था। तुम इसकी तस्दीक कर रहे हो। वारदात पूरी महारत और राजदारी के साथ की गई है। चौकीदार ने दोबारा किसी को घर में दाखिल होते हुए नहीं देखा। वो घर सोबराज का देखा हुआ था। इसे मालूम था कि डॉक्टर घर में अकेला रह रहा है। वो चोरी छुपे अंदर दाखिल हुआ और इसे मारकर निकल गया। चौकीदार मेरे आदमियों के साथ अपने मालिक की ख्वाबगाह में दाखिल हुआ तो लाश देखकर खौफ से इसकी चीखें निकल गईं। वो बेखबर
खबर था। इतने बड़े घर में वो अकेला रह रहा था। मैंने हैरत से और बेयकीनी से कहा, इसकी पूरी फैमिली सैरो सियाहत के लिए यूरोप गई हुई है। डॉक्टर की लाश मिलने की खबर ने मेरा जहन माउफ कर दिया था। तुमने सोबराज के बारे में बताकर मेरा बोझ हल्का कर दिया है, वरना इस मसले को हल करने में मेरे आदमियों का खासा वक्त बर्बाद हो जाता। अपने मामलात को तुम बेहतर समझते हो। मेरा मशवरा है कि डॉक्टर के कातिल का नाम अभी सीगा राज में रहना चाहिए। बात खुल जाने से नुकसान हो सकता है। अब क्या नुकसान होगा? सोबराज खुलकर तुम्हारे सामने आ गया है। वो जरूरत से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ इसका रवैया मुफाहमाना है। इसने डॉक्टर के कत्ल वाली बात एतमाद में बताई है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे और सुल्तान शाह से एक खुले मुकाबले के बाद मुफाहमत की क्या गुंजाइश रह गई है? वो तुम्हें चक्कर दे रहा है। अगर चक्कर दे रहा है तब भी खामोश रहने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। सारी बात यह है कि वो अभी तक इसी गलत फहमी का शिकार है कि हादसे में तबाह होने वाली गाड़ी लेकर मेरा कोई आदमी इसके पास पहुंचा था। ये भी इसका फरेब हो सकता है। वो अव्वल दर्जे का मकार है। तजर्बा भी कोई अहमियत रखता है। मेरा अंदाजा है कि इस बारे में इसने सच बोला है। मैंने इसके सामने अपने बारे में कुछ बागियाना बातें की थी। इनसे शय पाकर वो मुझे घेरने की तरफ माइल हो गया था। खेल बिखर जाने के बाद वो मासूम बन रहा है। इसने सारी जिम्मेदारी मेरे आदमी पर डाल दी है और इसे मेरा बागी करार दे रहा है। मैं तुम्हारे तजर्बे और मुशाहदे को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन एक बात जानता हूँ कि इस बार बहुत मक्कार दुश्मन से पाला पड़ा है। तुम्हें इसे होशियार रहना चाहिए। मैं गाफिल नहीं हूँ। जब तक वो मुझसे मिलने से गुरेज कर रहा है, मुझे बराह रास्त कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आमना सामना होने की नौबत आएगी तो मुझे होशियार रहना होगा। तुम और सुल्तान शाह इससे मिल तो चुके हो। इसकी आवाज उलझन अमेज थी। वो तुम दोनों को जुल देकर गोरा कब्रिस्तान के करीब से फरार हुआ था। इस बारे में तुम्हारा जहन साफ नहीं है। मैंने रसानियत से इसे समझाया। इस वक्त मैं सोबराज से अपने नुमाइंदे की हैसियत से मिला था। ठीक है, इसने इज़तरारी लहजे में मेरी बात काट दी। मुझे याद आ गया चंद दिनों से ये नई परेशानी शुरू हुई है कि बाज बातें एक दूसरे में गुडमुड होने लगी हैं। ये जहनी परागंदगी की पहली इलामत है। तुमको आराम की जरूरत है। आराम हमारे नसीब में नहीं है। कुछ अरसा पहले 15 रोज की छुट्टी लेकर सिंगापुर गया था, लेकिन तीसरे ही दिन वापसी का हुक्म आ गया। वो बोला जब तक नौकरी चल रही है यूं ही चलती रहेगी। तुम जरा खुलकर बताओ कि सोबराज से तुम्हारी क्या बातें हुई हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि एक तरफ इस महाज आराई चल रही है और दूसरी तरफ वो अब भी तुम्हारी दोस्ती का ख्वाहा है। ये क्या खेल है? वो एक पेचीदा मुज़ाकराती सिलसिला था जिसमें हाजिर दिमागी सबसे ज्यादा अहमियत रखती थी। मेरे लिए हर बात को लफ्ज बे लफ्ज दोहराना मुमकिन नहीं था, लेकिन मैंने तरतीब बार इसे सारी जुज़ियात से आगाह कर दिया। इस ब्रीफिंग के नतीजे में पूरी बात इसकी समझ में आ गई और वो खुश होकर बोला, तुमने नरम अंदाज में इससे बात शुरू करके ये कामयाबी हासिल की है। मैं दुआ गो रहूंगा कि वो जल्द ही तुमसे राब्ता करे। मेरे आदमी अभी तक इसका कोई सुराग हासिल नहीं कर सके हैं। इसने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का हवाला देकर मुझे गुमराह करने की कोशिश की है। मेरा अंदाजा है कि अब वो हर कीमत पर यहाँ से निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा है। काम नामुमकिन है, फिर भी तुम्हारे आदमियों को कराची से निकलने के जमीनी रास्तों पर नजर रखनी चाहिए। हो सकता है वो शहर से निकलने की कोशिश करता हुआ पकड़ा जाए। शहर से 3 रास्ते निकलते हैं। इसकी आवाज से किसी हद तक खुद कलामी का इजहार हो रहा था। नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे और हब रिवर रोड। अगर वो कच्चे रास्तों का इंतखाब नहीं करता तो इन 3 रास्तों की देखभाल ज्यादा दुश्वार नहीं होनी चाहिए। अभी हमने अपनी सारी तवज्जो इसकी जात पर मरकूज की हुई है। इसने हराम की दौलत से कई कारोबारी इदारे भी कायम किए हुए हैं। इनकी छानबीन भी जरूरी है। वो बहुत चालाक है। ऐसे इदारे दूसरे नामों पर चल रहे हैं। इन पर कंट्रोल इसी का है। इनके क्वाइफ यकजा किए जा रहे हैं। किसी भी वक्त भरपूर क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। हम दोनों के पास एक दूसरे को सुनाने के लिए अच्छी खबर मौजूद नहीं थी। मालूमात के तबादले और बेहतर उम्मीदों के इजहार के सिवा हमारे बस में कुछ भी नहीं रहा था। कुछ देर बाद हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इख्तिताम को पहुंच गया। सुल्तान शाह ने चंद घंटों में गाड़ी का नुकसान ज़दा दरवाजा तब्दील करा लिया था। करोला की एक खूबी ये थी कि इसके हर मॉडल के नए और पुराने हिस्से आसानी से दस्तयाब थे। मिस्त्री के साथ शेरशाह का चक्कर लगाने के सबब वो मसला आसानी से तय हो गया था। कल तुम दोनों ने सोबराज को न भगाया होता तो
आज हम इसकी मेजबानी कर रहे होते। दोपहर के खाने पर वीरा ने अचानक वो जिक्र निकाल लिया। इसे ये जानकर अफसोस हुआ था कि पिछली रात इसके ड्राइंग रूम से चले जाने के बाद भी वाकयात का सिलसिला जारी रहा था, जिनमें डॉक्टर सादक के कत्ल की इत्तला सबसे अहम थी। रात के 2 बजे के बाद तक शुभराज हमारे साथ था। इसने हमसे गुलू खुलासी हासिल करने के बाद डॉक्टर सादक पर हाथ डाला था। आईबी के आदमियों के सरगर्म होने तक सुबह के इब्तदाई पहर का आगाज हो चुका था, इसलिए वो अहम खबर सुबह के अखबारात में जगह नहीं पा सकी थी। लेकिन दिन के 12-1 बजे बाजार में आ जाने वाले शाम के अखबारात में इस खबर ने शायद सुर्खियों में जगह पाई थी। सुल्तान शाह वापसी पर शाम के कई अखबार खरीद लाया था। वो खबर खासी तफसीली और चशम कुशा थी। डॉक्टर सादक इस वक्त शहर का मारूफ डेंटल सर्जन था। इसकी माली हैसियत और साख काबिल रश्क थी। इसकी बीवी अपनी 2 बेटियों के साथ बैरून मुल्क थी और इन दिनों वो अपने वसीओ अरीज घर में सिर्फ चौकीदार के साथ रह रहा था। बावर्ची, ड्राइवर और माली अपना काम खत्म करके रात तक वापस चले जाते थे। जवान बेटियों का साथ होने की वजह डॉक्टर सादक रात को घर में मुलाजमीन के रहने के खिलाफ था। वो आईबी का केस था, लेकिन रस्मी तौर पर पुलिस इसमें शामिल थी और अखबारी इतलात भी इसी महकमे ने फराहम की थी। चौकीदार ने ब्रेक डाउन व्हीकल के जरिए एकॉर्ड की आमद समेत हर बात दुरुस्त बताई थी। इसने ये भी कहा कि इस मौका पर डॉक्टर का सरवर नामी एक पुराना दोस्त घर में मौजूद था, जो गाड़ी लाने वालों के साथ वापस चला गया था। मेरे लिए ये बात हैरान कुन थी कि शुभराज अगर डॉक्टर का पुराना दोस्त था तो इसने सरवर का नाम क्यों इख्तियार किया हुआ था। हालात बिगड़ने से पहले इसे एक फर्जी नाम इख्तियार करने की क्या जरूरत पेश आ गई थी, लेकिन पूरी खबर पढ़ने के बाद बात साफ हो गई। डॉक्टर के घर पर सरवर की आमदोरफ्त 1-1.5 हफ्ते पहले शुरू हुई थी। इस वक्त शुभराज मसाइब में गिर चुका था और रुपोशी इख्तियार कर चुका था। इन हालात में वो कहीं भी अपना असल नाम इस्तेमाल करने की पोजीशन में नहीं रहा था। चौकीदार के लिए सरवर एक नया चेहरा था। डॉक्टर ने इसे बताया कि सरवर इसका बचपन का दोस्त था। शायद इसकी वो बात दुरुस्त थी, क्योंकि अखबारी इतलात के मुताबिक डॉक्टर सादक एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। इसने अपनी सख्त मेहनत से तालीम हासिल करके माशरे में नुमाया मुकाम हासिल कर लिया था, जिसे शुभराज ने खाक में मिला दिया था। इम्कान ये नजर आ रहा था कि इन दोनों के दरमियान दोस्ती की दाग बेल इन ही दिनों पड़ी होगी जब डॉक्टर अहमद अपने घराने की गुर्बत के हाथों परेशान था और शुभराज बदमाशी के मैदान में अपने कुल पुर्जे निकाल रहा था। हो सकता है कि शुभराज इसकी माली मदद करता रहा हो। इस एहसान के बोझ तले दबकर डॉक्टर सादक शुभराज के लिए कुछ भी कर सकता था। अचानक वीरा ने मेरे सामने अखबार खींच लिया। इसमें क्या रखा है? क्या चाट रहे हो? ये क्या हरकत है? मैं डॉक्टर सादक के कत्ल की तफसील पढ़ रहा था, मैंने खफगी से कहा। अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे, वीरा बेसाख्ता बोली। अखबार वालों के लिए ये कत्ल की एक पुरअसरार वारदात है। तुम कातिल का नाम तक जानते हो। तुम क्या चाहती हो? मैंने इसकी बात काट कर सवाल किया। अल्फा आजाद है। 2 अहम तरीन हुकूमती ओहदेदार आज कराची आ रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं। वो बोली, हम चाहें भी तो कुछ नहीं कर सकते। आम हालात में भी लोगों को इनकी गुजरगाह पर फटकने नहीं दिया जाता। आज बहुत सख्त हिफाजती इंतजामात होंगे। सुल्तान शाह ने जवाब दिया। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने सुल्तान शाह की तायद की। हमने नेक नीति से इनके किसी काफिले में घुसने की कोशिश की तो मशकूक समझकर धर लिए जाएंगे। एहतियात की जा रही है। ये जरूरी नहीं कि आज कोई वाकया रूनमा हो। गुजारा ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, ऐसे कामों के लिए वक्त दरकार होता है। जब अकेला आदमी कोई काम कर रहा हो तो सब कुछ इसकी स्वभावदीद पर मुनहसर होता है। अल्फा की खोपड़ी संक जाए तो वो आज ही कुछ कर गुजरेगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि इसे अपना मतलूब हथियार मिल गया हो। जेब गर्म हो तो कराची में सब कुछ मिल जाता है। वीरा, अपनी जुबान पर काबू रखो। क्या ऐसे मनहूस कलमात मुंह से निकाल रही हो? मैंने इसे घूरते हुए कहा। शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा ले तो तूफान नहीं थम जाता। जब तक अल्फा आजाद है, खतरात सर पर मंडलाते रहेंगे। नहूसत और बरकत की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बहस पर आमादा थी। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। सुल्तान शाह ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तो, लेकिन मेरा इशारा पाकर इसने भी अपनी जुबान बंद कर ली। वीरा ने दरस दीदा नजरों से बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा। हम सर झुकाए खाने में मसरूफ रहे और वीरा ने भी अपनी पूरी
तवज्जो अपनी प्लेट पर मरकूज कर दी। पिछली रात सबकी नींद खराब हुई थी, इसलिए हर एक के बुशरे से थकान का इजहार हो रहा था। खाने से फारग होकर गजाला सुस्ताने के लिए अपने कमरे में चली गई। मैं टेलीविजन खोलकर ड्राइंग रूम में एक बड़े सोफे पर दराज हो गया। वीरा और सुल्तान शाह भी शायद अपने अपने कमरों का रुख किया था। मैं सुकून से लेटा हुआ टेलीविजन पर गजलों का एक अच्छा प्रोग्राम देख रहा था। अचानक वीरा वहां आ गई। इसके होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट खेल रही थी। खैरियत तो है? क्या कोई नई बात सोच कर आई हो? मैंने पूछा। वो मेरे करीब एक सिंगल सोफे पर बैठ गई और बोली, मैदान साफ था, तुम अकेले थे, मैंने सोचा कि कुछ वक्त तुम्हारे पास गुजार लूं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? मेरे एतराज से क्या फर्क पड़ता है? तुम किसी की परवाह नहीं करती, जो तुम्हारे दिल में आता है वो कर गुजरती हो, लेकिन ये ख्याल रखना कि मैं अकेला नहीं हूँ। गजाला की छठी हिस्स बेदार हो गई तो वो किसी भी लम्हे यहाँ आ जाएगी। मुझे मालूम है वो आजकल पुलिस वाली बनी हुई है, हम दोनों को तखलिए का कोई मौका मुयस्सर नहीं आने देती। वो मुस्कुराते हुए बोली, अचानक कहीं से नाज़िल हो जाती है। ये गनीमत है कि वो खंदा पेशानी से तुम्हारे साथ रह रही है। इसकी जगह कोई तंग नजर और मुतसब औरत होती तो अब तक हमारे रास्ते जुदा हो गए होते। ये सिर्फ इसका कमाल नहीं है, बारहा तुम्हारे करीब होने को दिल चाहता है, लेकिन मैं भी एहतियात से काम लेती हूँ। इसे शिकायत का कोई मौका नहीं देती। ये एहतियात है कि मुझे अकेला देखा और तुम यहाँ आ गई। मैंने कहा। वो थकी हुई है, अब तक गहरी नींद सो चुकी होगी। वो मेरी पिंडली में चुटकी लेते हुए बोली, ये बताओ कि आज बाहर खाना खाने के बारे में क्या कहते हो? तुम तीनों पिछली रात ही तो बाहर गए थे। मैंने इसे याद दिलाया। कल मजा आ गया था, इसीलिए आज फिर दिल चाह रहा है। तुम साथ होगे तो डिनर का लुत्फ दुबाला हो जाएगा। वो मुझे आंख मारकर बोली, अपने दिल पर काबू रखो, ऐसा न हो कि हम सब एक साथ किसी चूहेदान में फंस जाएं। ये नाम न लिया करो, मुझे चूहे के तस्वर से घिन आती है। इसका कोई मुतबादल बता दो, मैं ये नाम नहीं लूंगा। मैंने बेपरवाही से कहा। इस वक्त वीरा के होंठों पर फैली हुई मुस्कुराहट मुझे भली मालूम हो रही थी। होटल ना सही तो फिर जहांगीर की तरफ चलो, कभी कभी तुम इसे बिल्कुल बुला देते हो। वो बेचारा तुम्हारी दोस्ती की बहुत भारी कीमत अदा करता रहा है। वीरा की इस बात पर मेरे दिल के निहा खानों में यकायक नदामत का एहसास जाग उठा। मैं डॉक्टर सादक के मामले में सोबराज को खुद गर्ज और एहसान फरामोश करार दे रहा था। मेरे लिए जहांगीर का मर्तबा बहुत बुलंद था, लेकिन अपनी मसरूफियात में गिर कर मैं इसकी खबर गेरी से मुजरमाना गफलत का मुर्तकब हो रहा था। मैंने बिला तामल वीरा की तजवीज कबूल कर ली। जहांगीर के घर जाने में कोई खतरा नहीं है, हम वहाँ चल सकते हैं। मुझे मालूम था कि तुम वहाँ जाने के लिए फौरन रजामंद हो जाओगे। वीरा हंसते हुए बोली, इस घर में जहांगीर से ज्यादा सलमा की कशिश है। पता नहीं वो तुम्हारी जात के शहर में क्यों गिरफ्तार है, तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है। वीरा पहली बार वो नागुफ्तनी अपनी जुबान पर लाई थी। मैंने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, वीरा तुम किसी को तो माफ कर दिया करो। वो मेरी जिगरी दोस्त की बीवी है, मैं इसका बहुत एहतराम करता हूँ। इसके बारे में कोई गलत बात सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें कब इल्जाम दे रही हूँ, वो तुम्हारे लिए पसंदीदगी का जज्बा अपने दिल में लिए फिरती है। तुम बेनियाजी से इसे नजरअंदाज करते रहते हो, और कुछ हो या ना हो इस तरह तुम्हारी मर्दाना अना को बहुत तस्कीन मिलती होगी। इसने टटोलने वाले अंदाज में कहा। तुम रंगीन मिजाज लोगों की बात कर रही हो, वो ऐसे वाकयात से हज उठाते होंगे, मेरा इनमें शुमार नहीं है। मैंने बेरुखी से जवाब दिया। मर्द की फितरत नहीं बदल सकती, ये बात मुझसे ज्यादा कौन जानता है कि तुम भी बहुत रंगीले थे। मेरे बदन का रवा रवा इस हकीकत का गवाह है। अब तुमने अपने ऊपर पारसाई का खौल मंड लिया है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। अंदर से तुम वही हो जिसे ब्लैक क्वीन को बार बार फतह करने का जुनून था। मैं सोफे पर सीधा होकर बैठ गया। माजी का जिक्र छेड़कर इसने मेरे वजूद में अजीब सी सनसनी की लहरें दौड़ा दी थी। तुम ये बातें करने के लिए आई हो। इसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी और एक मुस्कान के साथ बोली, इतनी कुर्बत और चाहत के बाद कभी कभी तुम्हारा रवैया दुख देने लगता है।
इस वक्त तुम्हारी आंखों में नमूदार होने वाली हैवानी चमक बता रही है कि आज भी ये सब तुम्हें अच्छा लगता है। अपने खौल में क्यों सिमटे रहते हो? वो अपनी जगह छोड़कर मेरे सामने आ खड़ी हुई और अपना नरमो नाजुक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। अपनी जगह पर बैठकर बात करो। मैंने बौखलाकर इसे दूर धकेलने की कोशिश की। इसे छूते ही यूं महसूस हुआ जैसे मेरा वजूद सुलग उठा हो। मैंने घबराकर वो कोशिश तर्क कर दी। वीरा अपना सर ऊंचा करके आसूदा अंदाज में हंस पड़ी और नीम सरगोशियाना आवाज में बोली, मुझे खुशी है कि मेरे मामले में तुम आज भी अंदर से इतने ही कमजोर हो जितने माजी में हुआ करते थे। डर क्यों गए? मुझे खुद से दूर धकेल दो ना। वो वहीं खड़ी रही। मेरे दिलो दिमाग में एक हलचल बर्पा हो चुकी थी। इसके वजूद से फूटने वाली मखसूस नशीली बू मजीद चंद लम्हों तक मेरे हवास को मौफ करती रहती तो मेरे लिए वीरा के होशरुबा पैकर के शहर से निकलना दुश्वार हो जाता। मैं वहां से उठकर वीरा से दूर जा खड़ा हुआ। डरपोक वीरा के होंठों से सरसराती हुई शोक आवाज बरामद हुई, दुनिया जहान से लड़ते फिरते हो, कुछ अपने आप से लड़ना भी सीखो। चंद लम्हों में मैदान छोड़कर भाग गए। जाओ अपने कमरे में आराम करो। मैंने इसे समझाने की कोशिश की। मुझे कुछ देर के लिए सुकून से खबरें सुनने दो। मैं बिलावजह ड्राइंग रूम में नहीं आया था। खबरें सुनकर मेरे कमरे में आओगे? इसने तीखी चतौन से मेरी तरफ देखते हुए मखमूर लहजे में सवाल किया। मुझे चिढ़ाने के चक्कर में वो इस वक्त खुद भी कुछ बहकी हुई नजर आ रही थी। वहां आया या ना आया, ये वादा है कि शाम को हम चारों जहांगीर के घर चलेंगे। मैंने जल्दी से इसे यकीन दिलाया। इसने अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा। शिकायती नजरों से मुझे घूरती हुई ड्राइंग रूम से निकलकर अपने कमरे की तरफ चल दी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।